नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सदी की। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के सियासत के बदले समीकरणों की। धामी सरकार में कल तक परिवहन मंत्रालय संभाल रहे अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में सत्ता के समीकरण बदल गए। अब धामी सरकार की आज कैबिनेट की मीटिंग में महज 10 मंत्री ही शामिल होंगे। वहीं यशपाल आर्य कांग्रेस की तीसरे चरण की होने वाली परिवर्तन यात्रा में नजर आएंगे। तीसरे चरण की परिवर्तन यात्रा कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में होगी, जिसकी कांग्रेस तैयारी कर रही है। तो यशपाल आर्य कल आपने देखा कांग्रेस में शामिल हुए, कहते हैं मेरी घर वापसी हो गई है। कांग्रेस एक मंदिर की तरह है। हालांकि जब छोड़ा था तो कहा था कांग्रेस में अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही, यहाँ का प्रबंधन ठीक नहीं है। अब कांग्रेस में आ गए हैं और ये माना जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा दलित चेहरा, और पिछले दिनों हरीश रावत ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं चाहता हूं कि कोई दलित प्रदेश का सीएम बने। तो कई तरह से इसे देखा जा रहा है और कांग्रेस खुद को थोड़ा मजबूत मान रही है इस घर वापसी के बाद। संभावना ये है कि कुछ और चेहरे भी जल्द कांग्रेस में आ सकते हैं। आपको प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का स्टेटमेंट याद होगा। उन्होंने कहा था 15 अक्टूबर के बाद आप देखिएगा कि क्या स्थिति बचती है मौजूदा सरकार में और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि एक स्टेटमेंट आया था एक बड़े नेता का कि हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है, कांग्रेस के इतने नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर चुनावी मोड में उत्तराखंड आ चुका है। और दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, जिस तरह की ये घर वापसी हुई है, बहुत बहस इस बात पे कि कांग्रेस को क्या मिला, बीजेपी से क्या गया और यशपाल आर्य को क्या मिला। बिल्कुल जीनत, खास बात यही है कि क्योंकि बीजेपी की जो अभी 5 साल जिस सरकार को पूरे होने वाले हैं उसमें तीनों सरकारों में अगर त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत और धामी सरकार तीनों में वो मंत्री रहे, और आज जो पुष्कर धामी की कैबिनेट होने वाली है उसमें 10 मंत्री रहेंगे। उसमें अब यशपाल आर्य नहीं रहेंगे, तो 10 कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज की कैबिनेट बैठक होगी। जहां तक बात आती है कि बीजेपी को क्या लॉस हुआ, बीजेपी को इस तरीके से लॉस हुआ कि एक बड़े दलित नेता उनके हाथ से निकल गए यहां पर, और उम्मीद यह थी कि बीजेपी उनको मैनेज कर पाएगी। खुद मुख्यमंत्री उनको मनाने पहुंचे थे, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं पाया। दूसरी बात आती है कि कांग्रेस को क्या फायदा हुआ। कांग्रेस को यह फायदा हुआ कि इंदिरा हृदय के निधन के बाद अगर आप देखेंगे तो हरीश रावत और प्रीतम सिंह दो बड़े नेता बचते हैं। गणेश गोदियाल अभी प्रदेश अध्यक्ष बने और अभी सत्ता का उनका सफर काफी लंबा है, लेकिन जो फायदा कांग्रेस को हुआ कि एक बड़ा कांग्रेस नेता उन्हें मिला है। अब बात आती है परिवर्तन यात्रा की, जो कांग्रेस के 2 फेज जिसके कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा फेज कुमाऊं में होना है। कल जो दिल्ली में बैठक हुई है जिसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, उनके बेटे संजीव आर्य में मौजूद थे, जिसमें परिवर्तन यात्रा को लेकर डिस्कशन हुआ है। वो परिवर्तन यात्रा कुमाऊं में होनी है। तो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स में जो अच्छी खासी पैठ यशपाल आर्य की है, अब कांग्रेस उसे भुनाएगी। और कांग्रेस को इस बात की उम्मीद जरूर है कि यशपाल आर्य के होने से कुमाऊं के बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगी दीपांकर, बहुत छोटा सा। कुमाऊं स्पेशली ऐसी बेल्ट जहां बीजेपी कभी बहुत स्ट्रांग रही नहीं, बीजेपी कोशिश जरूर करती है, तो ये क्या है कि दुखती नब्ज पर ही हाथ रखा गया है। बिल्कुल, कुमाऊं में 29 सीटें विधानसभा की, और जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे उस दौरान 4 साल के दौरान यह माना गया कि कहीं ना कहीं कुमाऊं में एक नाराजगी है और कांग्रेस वहां पर एक मजबूत है, क्योंकि हरीश रावत खुद वहां से आते हैं और गोविंद सिंह गुजराल, तो वो जरूर जाहिर तौर पर राजनीतिक आकलन इस तरीके से जरूर किया जाता है। जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारियों के लिए। सीएम धामी आज शहीद सैनिक विपिन सिंह के घर पर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। सीएम धामी सुबह 10:30 बजे पौड़ी के धारकोट पहुंचेंगे, जहां पर वो शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात करेंगे। जवान विपिन सिंह जो है वो सियाचिन में शहीद हुए। बीजेपी भले ही पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी को राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह देकर उन्हें सम्मान देने की बात कह रही हो, लेकिन उनके बेटे और कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति की विचारधारा और कार्यों को सम्मान देना चाहिए, पद देकर सम्मान देने का कोई मतलब नहीं होता। स्थिति ऐसी है कि मतलब मुझे मेरी जानकारी में लाखों नालियां बिक गई हैं बाहर वालों पे। तो अगर आप सम्मान करें
लोकायुक्त का उन्होंने जो 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 प्रयास शुरू किया था, सम्मान करिए। तो आदमी की जो विचारधारा है, आदमी जो काम किया उसको सम्मान करिए। ऐसे बनाने से, बैठाने से, पद देने से मैं नहीं मानता कि कोई सम्मान है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को संजय कुमार मिश्रा के तौर पर नए जज मिले हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में संजय कुमार ने वरिष्ठ जज के तौर पर शपथ ली है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कोर्ट सभागार में चीफ जस्टिस आरएस चौहान ने पद की शपथ दिलाई। जस्टिस संजय कुमार की शपथ के बाद अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या 8 हो गई है। हालांकि अभी तक 3 पद खाली हैं। उधर रुड़की की भगवानपुर विधानसभा सीट पर देवर भाभी का रोमांचक मुकाबला 2017 में हुआ था। अब फिर से एक बार दोनों दावेदारी ठोक रहे हैं। रिपोर्ट। दो 2022 का चुनावी मैदान सज गया है। बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम छोटे बड़े दल मैदान में उतर चुके हैं। सत्ता हासिल करने में रुड़की की भगवानपुर सीट का भी अहम योगदान रहता है। इस सीट पर अधिकांश समय बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस काबिज रही है। 7 फरवरी 2015 को तत्कालीन कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश के अचानक निधन के बाद यहां उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश को मैदान में उतारा और जीत भी हासिल की। लेकिन राकेश परिवार को ये रास नहीं आया और ममता के देवर सुबोध राकेश बीजेपी में शामिल हो गए। भगवानपुर तो पिछले लगभग 15 साल से चला आ रहा है। इससे अच्छा काम नहीं करा किसी ने भी। सुरेंद्र राकेश जी के परिवार से सब कुछ ठीक ठाक नहीं से चला आ रहा। इनके अलावा कोई और नहीं हुआ है यहाँ। यही होते हैं यहाँ भगवानपुर के अंदर, इसी परिवार से। राजनीति में ना तो कोई पारिवारिक सिस्टम होता है, ना कोई अन्य व्यवस्था होती है। राजनीति की व्यवस्था जो होती है वही हम लोग कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की सम्मानित विधायक जो हैं विकास के नाम पर पूरी तरह फैल हो गई हैं। ये सुबोध राकेश नहीं कह रहा है, ये क्षेत्र की जनता कह रही है। ये धरातल पर किए गए उनके व्यवस्थाएं जो सबके सामने है वो दिखाई दे रही हैं, वो बोल रही हैं। और ये क्षेत्र का सर समाज बोल रहा है कि अब की बार यहाँ पर परिवर्तन होगा। 2017 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से सुबोध राकेश और कांग्रेस की तरफ से ममता राकेश आमने सामने थे, जिसमें जीत ममता को मिली। अब एक बार फिर ममता राकेश को अपनी जीत पर भरोसा है। पार्टी ने और भगवानपुर की सम्मानित जनता ने ये साबित कर दिया कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का उत्तराधिकारी उनका कौन है, और उन्होंने देख भी लिया कि बड़ी बखूबी से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हें अपना आदर्श मानते हुए हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके जनता की सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है भगवानपुर की सम्मानित और जागरूक जनता, समझदार जनता इसी तरह से मुझे 2022 में भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, जिस तरह 2017 में उन्होंने दिया था। अब ये समय तय करेगा कि चुनावी जीत का सेहरा किसके सर बनता है। फिलहाल तो भगवानपुर में राकेश परिवार सत्ता के सफर पर निकल पड़ा है। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18 रुड़की। टिहरी में पूर्व विधायक दिनेश धने और वर्तमान विधायक धन सिंह नेगी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिनेश धने का आरोप है कि अनियमितता पर जांच की बात होनी चाहिए, लेकिन यह सिर्फ अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश होती है। वहीं विधायक धन सिंह नेगी का कहना है कि अनियमितताओं की जांच की गई है और मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने तो सड़कों की जांच ही बिठाई। रात को जब वो सुबह शाम को कहते हैं कि मैं इस सड़क की जांच बिठाऊंगा, तो इंजीनियर उनके घर पहुंच जाते सुबह। जांच वो रात को होती थी और सुबह जब कुछ मिल जाता था उस जांच में जो इंजीनियर अधिकारी देते थे, तो उसके बाद वो जांच समाप्त हो जाती थी। सरकार ने जो है भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना से बनाए गए थे लगभग 84 करोड़ की धनराशि भारत सरकार ने दी थी, और उसमें फ्लोटिंग गट बनाकर झील के ऊपर छोड़ दिए थे, होटल बनाकर छोड़ दिया था। होटल का डिजाइन आप देख रहे हैं। हमने उसे BBB मोड में देकर जो है सरकार को राजस्व देने का काम किया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर करोड़ों रुपए के CSR फंड से हुए विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर डीएम ने जांच बिठा दी। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार ने डीएम के आदेशों पर निर्माण कार्यों की जांच शुरू कर दी है। जांच में कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं। कुंभ मेले के दौरान हर की पैड़ी के सौंदर्यीकरण और यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाए जाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के CSR फंड से 34 करोड़ के काम स्वीकृत हुए थे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शिकायत की थी और करोड़ों रुपए के फंड की बंदरबाट का आरोप लगाया था। शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था और इसमें सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी गई है और यथाशीघ्र उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। हरिद्वार में हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर मूर्ति विसर्जन करने वाले लोगों पर प्रशासन अब सख्त हो गया है। गणेश चतुर्थी और नवदुर्गा जैसे त्योहारों के बाद लोग गंगा घाटों पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसे रोकने के लिए एनजीटी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
हरिद्वार जिला प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन के लिए 3 स्थान चिन्हित किए हैं। इन जगहों पर कुंड बनाकर मूर्ति विसर्जन किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं भी मूर्ति विसर्जन करने पर 50,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां चोपता इलाके में सड़क पर दिन दहाड़े गुलदार दिखा, लोग दहशत में आ गए। वीडियो रुद्रप्रयाग के दुर्गाधार के मक्का पानी रोड का बताया जा रहा है, जहां दिन दहाड़े गुलदार सड़क पर चहलकदमी करता दिखा। इस दौरान एक राहगीर ने गुलदार का वीडियो बना लिया। देश की 6 बेटियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। उत्तराखंड और महाराष्ट्र की इन बेटियों ने आदि कैलाश पर्वत के पास छिपी डांग की चोटी पर तिरंगा फहराया। ऐसे करने वाला ये देश का पहला दल है। 9 सितंबर को 12 बेटियों के इस दल को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ कर इस मिशन को फतेह करने के लिए भेजा था। अब ये दल छिपी डांग पहाड़ को फतेह कर नैनीताल लौटा है, जिसके बाद नैनीताल में फ्लैग इन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 9 बेटियों को पुरस्कार वितरण किया गया। ठीक है, थैंक यू। रॉक क्लाइंबिंग की तो संभावना है सर, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अभी तो मतलब प्रमोट नहीं हुआ है हमारा एरिया, तो धीरे धीरे अब प्रमोट होगा। जैसे हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे तो फिर आगे को थोड़ा बहुत हाईलाइट हो गया, जो भी होगा तो फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया के थ्रू कहीं भी मतलब होगा तो उसके आगे हम काम करेंगे। पहला दल है इंडिया का जिसने ये चेरपीडांग का सबमिट किया है, तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, क्योंकि इन्होंने पहली बार अब लोगों के संज्ञान में भी आया होगा, देश में या विदेश में भी। रामनगर में वन गांव के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर सोमवार को सड़कों पर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य बनने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि उनके हालात बदल जाएंगे, लेकिन उनकी तो कोई सुध ही नहीं ले रहा, किसी पार्टी ने नहीं ली। रामनगर के आसपास 24 वन गांव हैं जिन्हें अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है। उनकी मांग है कि इन गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए और उन्हें अन्य गांवों की तरह ही मूलभूत सुविधाएं दी जाए, जिससे वो भी 21वीं सदी में जी सके। काफ़ी लंबे समय से इन गाँवों को राजस्व गाँव का दर्जा देने तथा इनको मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकारों से हमारी मांग रही है। हम हमेशा आंदोलन करते हुए आ रहे हैं जब से उत्तराखंड राज्य बना है। उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से अटकी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है, जिसके लिए आने वाले सप्ताह में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस भर्ती की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। उत्तराखंड में पिछली पुलिस भर्ती 2016 में हुई थी। मामले में डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, युवाओं को लाभ मिलेगा। कांस्टेबल भर्ती के तहत 785 पद जिला पुलिस, 291 पद पीएसी, आईआरबी और 291 पद पर फायरमैन की भर्ती होगी। इसके अलावा 445 पदों पर महिलाओं की भर्ती होनी है। पुलिस विभाग में कुल 1521 पदों पर भर्ती होनी है। देखिए, हमने अध्याचन भेज दिया है। अब जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है उसकी ओर से विज्ञप्ति जारी होनी है, जिसकी हमें उम्मीद है हफ्ता 10 दिन में हो जाएगी। उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे और फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने 10वीं और 12वीं की टॉपर छात्राओं को स्मार्टफोन दिए। स्मार्टफोन की खासियत यह है कि इसमें शिक्षा और सुरक्षा से रिलेटेड एप्लीकेशंस अपलोड किए जा सकते हैं। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्मार्टफोन हर जिले में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लाने वाली लड़कियों को दिए गए हैं। साल 2021 में राज्य भर की 162 छात्राएं टॉपर रही। सीएम धामी ने सभी को इस फोन को बेहतर इस्तेमाल करने की सलाह दी। और अब देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। उत्तराखंड के पुरोला बाजार में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पूरा मकान जल गया। पौड़ी में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर रही आशा वर्कर्स ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। 14 अक्टूबर तक मांग नहीं मानने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी। चंपावत जिले में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी। लखीमपुर हिंसा मामले में कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। यूपी के लखीमपुर की घटना के विरोध में पिथौरागढ़ यूथ कांग्रेस ने दिया धरना। बीजेपी पर किसानों की उपेक्षा का आरोप। अल्मोड़ा में कई मांगों को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रुड़की में वाहन चोर गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 7 अक्टूबर को चोरों ने अशोक लीलैंड में वाहन चोरी को अंजाम दिया था।
अल्मोड़ा में चुनाव से पहले लोगों ने बनाई जनता कैबिनेट पार्टी, प्रदेश में तीसरे विकल्प का किया दावा। टिहरी के घनसाली में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है और प्लांट लगाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने पर बीजेपी नेता सुरेश भट्ट ने कहा कि बीजेपी छोड़कर जाने वाले नेताओं का अनुभव नहीं रहा अच्छा, बीजेपी ने यशपाल को एक सम्मान दिया था। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस साइबर हैकेथॉन के पहले एडिशन का आयोजन करेगी। साइबर अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। हरिद्वार में ज्वालापुर इलाके में सराय गांव के बाहर एक युवक का शव मिला, मृतक के शरीर पर चोट के निशान।